Hello students, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So today we will be discussing the lesson 2 of geography in class 8. So as we all know, we had completed the first chapter, that is resources. We saw various kinds of resources in the first chapter. तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग उसी रिसोर्सेज का सबसे पहला पार्ट देखेंगे, लैंड एज सोयल रिसोर्सेज, यानी कि हम लोग लैंड और सोयल को किस प्रकार से एक संसाधन के रूप में देख सकते हैं, या लैंड एंड सोयल किस प्रकार से हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करता है. सो एज यू ऑल कैन सी ऑन द बोर्ड, लैंड एंड सोयल रिसोर्सेज, जो कि हम लोग का ये सेकेंड चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी का. सो वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू लैंड एंड सोयल इन दिस चैप्टर. So, we will be discussing various topics in this chapter, that is land resources. Land को किसके रूप में देखेंगे हम लोग? रिसोर्स के रूप में देखेंगे. उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन देखेंगे. डिग्रेडेशन मतलब जो एक प्रकार से लैंड में जो कमी आती है, या उसमें जो खराबी आता है, या उसमें यू कैन से डैमेज हो जाता है. एक प्रकार से हमारा लैंड क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है. उसके बारे में पढ़ेंगे. सोयल किस प्रकार से रिसोर्सेस है वो देखेंगे, ठीक है. उसके बाद हम लोग सोयल डिग्रेडेशन देखेंगे, एंड हम लोग मेथड्स ऑफ सोयल कंजर्वेशन. सो बेटा, लैंड एंड सोयल आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, ओके. लैंड का ही पार्ट क्या है? सोयल है. सोयल इज अ पार्ट ऑफ अ लैंड. तो इतना बड़ा लैंड है, एवरी लैंड हैज सोयल, ठीक है. तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन सोयल एक प्रकार से लैंड का जो वेरियस टेक्सचर्स में पाए जाते हैं, वेरियस रूप में पाए जाते हैं, वेरियस कलर्स में पाए जाते हैं, उसको हम लोग सोयल बोलेंगे, ठीक है. तो सम में भी रफ कोर्स, सम में भी वेरी फाइन, सम में भी वेरी फर्टाइल, सम में नॉट बी फर्टाइल. तो इस आधार पे हम लोग सोयल को देखेंगे, एंड लैंड के बारे में भी हम लोग पढ़ते जाएंगे. तो हम लोग देखेंगे बेटा फर्स्ट में लैंड एंड सोयल रिसोर्स का चैप्टर में. लैंड एंड सोयल आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट लैंड एंड सोयल. सो लैंड एंड सोयल जो है, दे आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट लैंड एंड सोयल. तो लैंड एंड सोयल, दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब ऑल लैंड, all that means you can say all land surface, all land surface that is you can say हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपर का जो you can say crust, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आप लोगों का लैंड एंड सोयल. तो लैंड एंड सोयल आप लोगों का लिथोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. तो लैंड को हम लोग रिसोर्स के रूप में देखेंगे. सो लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये एक नेचुरल रिसोर्स है बेटा लैंड, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज लैंड हेल्प्स अस इन मेनी वेज, ओके. वी नीड लैंड फॉर फार्मिंग, वी नीड लैंड टू बिल्ड हाउसेस, डैम्स, रोड्स, वेरियस थिंग्स. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स इन सॉलिड फॉर्म. लैंड जो है किससे बना है? रॉक्स, जो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, और उसी रॉक का टूटा हुआ फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉइल. दैट इज द वेदर्ड रॉक्स, ठीक है. हमारा लैंड जो है बेटा 29% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि व्हेन वी डिवाइड अर्थ 1 2 3 एंड 4, 1/4 इज लैंड. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 29%, एंड रिमेनिंग you can say 71% is your water. 71% क्या है आप लोगों का? water है. 29% क्या है? land. All terrestrial forms of life and most of the usable resources are found on land. All terrestrial मतलब जो धरती पे रहने वाले, जो कि ये धरती पे रहते हैं, जो ये लैंड पे सरवाइव करता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल. तो सारे प्रकार के टेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि जो धरती पे रहने वाले, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मरीन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक लाइफ, वी आर टॉकिंग अबाउट टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, दैट इज जो धरती पे रहने वाले जितने भी जीवन पाए जाते हैं,
वो जमीन पे पाए जाते हैं, ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। उसके साथ साथ जो रिसोर्सेस हम लोग को चाहिए डे टू डे लाइफ में, वो भी किस में पाए जाते हैं, लैंड। लेकिन ड्यू टू इट्स वेरिड फैक्टर्स लाइक रिलीफ, क्लाइमेट, vegetation cover, social and economic diversities, these resources are unevenly distributed on the earth। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे धरती पे क्या है, वेरियस प्रकार के बहुत प्रकार के रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट अलग अलग पाए जाते हैं, वेजिटेशन कवर मतलब वन जंगल पेड़ पौधे, सोसाइटी अलग प्रकार से पाए जाते हैं, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज भी पाए जाते हैं। सो इसके वजह से जो भी रिसोर्सेस हमारे अर्थ में है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तो क्योंकि इसके लिए बहुत चीजें मायने रखता है बेटा, सारे जगह पे तुमको अलुवियल सोइल नहीं मिलेंगे या सारे जगह पे तुमको पेट्रोलियम नहीं मिलेंगे। सो उसके लिए तुम्हारा रिलीफ फीचर, जमीन का बनावट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटेशन से लेके सारा चीज यू कैन से सारा चीज जो भी है वो डाइवर्सिफाइड होता है। ठीक है, एक जगह पे सारा चीज नहीं मिलेंगे। हमारे अर्थ पे बहुत प्रकार के रिसोर्सेस पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे रिसोर्सेस सब जगह बराबर नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे मिलते हैं तुम लोगों का, यू कैन से ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर नहीं है, लेकिन सारी जगह पे कम बेसी, किसी जगह पे ज्यादा, किसी जगह पे बिल्कुल नहीं होना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस दैट इज डन अनइवनली। हम लोग ने बांटा नहीं है, तुमने नहीं बांटा, मैंने नहीं बांटा, ये जो नेचुरल वे में पाए जाते हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ पे ज्यादा मिले कहाँ पे कम मिले। तो यू कैन अब अनुमान लगा सकते हो, जो ये वेरिड फैक्टर जो है, जैसे रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सोसाइटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, इसकी वजह से रिसोर्सेज जो भी पाए जाते हैं हमारे अर्थ में वो बराबर तरीके से बटा नहीं गया है। तो ये देख लिए तुम लोग ने लैंड एज अ रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग लैंड यूज। तो हम लोग लैंड यूज कैसे करते हैं, एवरीवन यूज लैंड। जैसे कि द लैंड यूज इज जनरली रिफर्ड टू एज द लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज जनरली क्या कहा जाता है, लैंड यूज पैटर्न, एक तरीके से यूज करते हैं। सारे लैंड को या जितने भी लैंड है उसको एक ही तरीके से यूज नहीं करते, उसको बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। उसी यूज करने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैंड यूज पैटर्न। यूज मतलब इस्तेमाल करना, सबको पता है, तो यूज का मतलब, तो लैंड का इस्तेमाल करना वेरियस पैटर्न में, बहुत विभिन्न प्रकार से यूज करना, उसको हम लोग लैंड यूज पैटर्न बोलते हैं। द टर्म पैटर्न मीन्स डिस्टिंक्टिव मैनर बाय विच लैंड इज यूज। तो पैटर्न मतलब यही है, एक तरीका है, एक मैनर है, एक तरीका है जिस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, लैंड को यूज करते हैं। अब लैंड को यूज करने में बहुत सारे चीजें मायने रखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं, कारण होते हैं। जैसे कि फिजिकल फैक्टर, लैंड की बनावट कैसी है, ह्यूमन फैक्टर्स, अब इंसान उसको कैसे यूज कर रहा है, तो लैंड किस प्रकार से यूज किया जाएगा या लैंड किस प्रकार से यूज होता है, तो दो फैक्टर पे बटा हुआ है, एक है फिजिकल और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स, कारण। ठीक है, तो लैंड किस आधार पे हम लोग यूज करेंगे वो दो फैक्टर्स पे बटा हुआ है, एक है फिजिकल, एक है ह्यूमन। एक है इंसान के आधार पे, इंसान किस तरीके से उस लैंड को यूज करेगा और इंसान किस प्रकार से उस लैंड का पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा, असर करेगा। और फिजिकल यानी कि वो जो जमीन की बनावट है, जमीन की बनावट किस प्रकार की है, उस आधार पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लैंड का इस्तेमाल करने के लिए एक फिजिकल चाहिए, एक ह्यूमन चाहिए। अब फिजिकल मतलब टोपोग्राफी, यानी कि टाइप ऑफ सोइल, लैंड का फॉर्मेशन, रिलीफ फीचर हम लोग ने बोला, टोपोग्राफी, फॉर्मेशन ऑफ द सोइल, लैंड, किस प्रकार के सोइल पाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट, वेदर टाइप क्लाइमेट कैसा है, वहां पे पानी पाए जाते हैं या नहीं, और वहां पे अच्छे से धूप निकलते हैं या नहीं। सो इसके आधार पे ही हम लोग क्या करते हैं, लैंड को यूज करते हैं। अगर लैंड का टोपोग्राफी सही है, फॉर एग्जाम्पल लैंड फ्लैट है, सीधी है, और वहां पे सोइल भी एलुवियल सोइल पाया जाता है, क्लाइमेट
हॉट क्लाइमेट, नॉट एक्सट्रीम हॉट, हॉट, ठीक है। उसके बाद वी फाइंड वाटर, वहां पे पानी भी पाया जाता है। तो जब क्लाइमेट हॉट है, इसका मतलब सनशाइन भी वहां पे अच्छा से होगा। तो यहाँ इस ऐसे लैंड फॉर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, वी कैन डू एग्रीकल्चर इन ए बेटर वे। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट हिली एरियाज, तो वहां पे खेती होती है, लेकिन जितने मात्रा में तुम्हारे प्लेन्स में होते उतना नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लैंड टोपोग्राफी और सनशाइन बहुत चीजें मायने रखता है हम लोगों का सोइल का इस्तेमाल कर, सॉरी लैंड का इस्तेमाल करने में। द वे इन विच वी यूज द लैंड दैट इज डिटरमाइंड बाय टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, वाटर एंड सनशाइन। इज दैट क्लियर? ऑफ ह्यूमन, तो पॉपुलेशन ज्यादा है बेटा, एंड टेक्नोलॉजी, तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन तुमको उतना ज्यादा नीड पड़ेंगे लैंड की। क्यों? पॉपुलेशन तो वैसे आसमान में उड़ेंगे नहीं, यस तो कहा जाए तो वैसे हवा में उड़ के हवा में नहीं सो सकते हैं। वी नीड लैंड टू बिल्ड हाउसेस, वी नीड लैंड टू मेक रोड्स, वी नीड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन खाली पेट तो नहीं रहेंगे। तो पॉपुलेशन जो डिमांड करता है उसके आधार पर हम लोग लैंड यूज कर सकते हैं या यूज होता है। टेक्नोलॉजी, आज के दिन में तुम्हारे पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है, तो तुम पहाड़ों में भी अच्छे से पहाड़ को काट के थोड़ा एक यूजेबल जमीन बना सकते हो, जिसमें तुम लोग एटलीस्ट कुछ पॉपुलेशन का डिमांड पूरा कर सकते हो। तो ये हुआ तुम्हारा ह्यूमन फैक्टर्स। यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या आता है? पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिजिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी, यानी कि हाउ द लैंड फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ और मेड सॉइल आते हैं, उसमें किस प्रकार की सॉइल पाई जाती है। क्लाइमेट, वेदर, रेनफॉल, वाटर अच्छे से मिलता है कि नहीं मिलता है। एट द सेम टाइम तुम्हारे पास धूप अच्छे से निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हुए जिसके आधार पे हम लोग क्या यूज करते हैं, लैंड यूज होता है। और ये ह्यूमन फैक्टर्स हो रहा है, ये जिसके आधार पे क्या किया जाएगा, लैंड यूज किया जाएगा। दोनों मायने रखता है, ये दोनों के आधार पे ही क्या होता है, लैंड यूज पैटर्न होता है। तो हम यहाँ पे टोपोग्राफी कर रहे हैं या रिलीफ फीचर्स भी बोल रहे थे हम, तो ये होता है तुम लोगों का रिलीफ फीचर्स एंड टोपोग्राफी। You can see a hill out here, you can see an island, you can see a canyon, you can see mountains, you can see volcanoes, you can see valleys, you can see plains, you can see ocean, you can see bay, it's like Bay of Bengal, you can see peninsula, हमारा इंडिया में पेनिनसुलर है, ग्लेशियर्स है, ठीक है, ग्लेशियर्स है, ठीक है, केव, गुफा है, प्लेट्यू है। तो देखो इतने वाटरफॉल मिल रहा है, रिवर्स मिल रहा है, तो देखो और यहाँ पे एक और चीज हो गया, लेक है। तो ये बहुत प्रकार के रिलीफ फीचर्स है, लैंड फीचर्स है, जिसके आधार पर जमीन बना है। क्या तुम लोगों को देखने से लग रहा है कि सारा जो दिख रहा है यहाँ पे इमेजेस क्या सारा एक ही प्रकार के? नहीं। तो देखो किस प्रकार के हैं, ये किस प्रकार के हैं, या डिफरेंट टाइप्स। तो जिस प्रकार के लैंड पाए जाते हैं उसी लैंड के आधार पर हम लोग लैंड का यूज भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही था। आई होप यू अंडरस्टूड। अब ह्यूमन फैक्टर्स तो भाई समझ गए, पॉपुलेशन ज्यादा है भाई, जमीन को यूज करना भी है, टेक्नोलॉजी यूज करके हो, या पॉपुलेशन जो डिमांड मांग रहा है, ठीक है, घर बनाना हुआ, ये सब हुआ। वी नीड लैंड, पॉपुलेशन को जमीन चाहिए, ठीक है। वी कैन इवन समटाइम्स पीपल इवन फॉरेस्ट वगैरह तो नहीं दिया है, फॉरेस्ट को क्लियरिंग कर रहे हैं आज के दिन में, ताकि वो लोग क्या कर पाए। तो मैंने वैसे एक्सप्लेन तो कर दिया था। टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज determine what type of land use would be suitable. Example, steep slopes are not suitable लिखा है यहाँ पे, suitable, SUITABLE, suitable for agriculture. तो मैंने जैसे कि बोला माउंटेन स्लोप्स या हिली स्लोप्स वो सुइटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, if I in mountainous areas somewhat like this they have फीचर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। बट इफ दिस इज अ प्लेन, अब यहाँ पे ये प्लेन्स है, ये क्या है, प्लेन्स है। ये क्या है, प्लेन्स है। तो प्लेन्स में अच्छे से खेती होगा। ये जैसे कि स्टीप स्लोप्स, यहाँ पे एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल, एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे जो इमेज हमने दिखाया था यहाँ पे देख सकते हो। तो हिली एरियाज में थोड़ा ये सब स्टिप
ये जो सब वैलीज देख रहे हो, ये सब घाटियों में खेती करना आसान नहीं है, लेकिन जैसे कि प्लेन एरिया है तो ये सब एरिया में अगर सनशाइन बढ़िया से मिल रहा है, सोइल अच्छा है, ठीक है, एट द सेम टाइम वाटर का भी अवेलेबिलिटी अच्छा है, तो इट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो दैट्स व्हाई टोपोग्राफी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब टोपोग्राफी अच्छा है तो हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, वी कैन डू एग्रीकल्चर. लेकिन टोपोग्राफी अच्छा नहीं है तो हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते. अब देखो यहाँ पे टोपोग्राफी किस तरीके से लैंड यूज पैटर्न पे डिपेंडेंट है, ठीक है, सॉरी लैंड यूज पैटर्न किस प्रकार से टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट है. सोइल, टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड इट्स प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन लैंड यूज. किस प्रकार के सोइल पाए जाते हैं और उस सोइल में कितना प्रोडक्टिविटी है, कि क्या वो सोइल ज्यादा प्रोडक्शन दे पाएगा, और इज इट पॉसिबल कि वो सोइल जो है बेटा ज्यादा प्रोडक्शन दे पाएगा कि खेती करने पे वो अच्छा होगा या नहीं होगा. ये भी निर्भर करता है कि सोइल और या तो लैंड को हम लोग कैसे यूज करें. इफ यू हैव अ प्लॉट ऑफ लैंड, तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन है, इफ यू हैव दैट मच ऑफ लैंड एंड वो लैंड फर्टाइल है, इट्स वेरी फर्टाइल, तो क्या तुम उस लैंड को बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करोगे या एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए? यू विल हैव टू डू एग्रीकल्चर. यानी जब एग्रीकल्चर करने के लिए वो लैंड क्षमता रखता है, पोटेंशियल रखता है, तो वी शुड डू दैट. इफ यू हैव अ लैंड जो कि वेस्ट लैंड है, बैरन लैंड है, उसमें कोई खेती नहीं हो सकता है, तो कल के दिन में वहां पे तुम दूसरा एक्टिविटीज कर सकते हो, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज लगाना, छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगाना, रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज लगाना, या छोटे इंडस्ट्रीज सेटअप करना, तो ये सब चीजें कर सकते हो. क्लाइमेट, क्लाइमेट बोथ इट इंक्लूड्स टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन विच determine agriculture, use of land as well as influence the lifestyle of people. Climate भी बहुत मायने रखता है बेटा. If you have a high temperature with good rainfall, then you can grow various crops like wheat, paddy, maize, pulses and cereals. At the same time, if the temperature is not good, very not good in the sense, अब temperature तो हम लोग good और bad तो नहीं बोलेंगे, लेकिन temperature थोड़ा ठंडा है, climatic condition थोड़ा कोल्ड है, तो जो प्लेन एरियाज में जो हॉट एरियाज होते हैं वहाँ पे जिस प्रकार की खेती होती है वो हायर एल्टीट्यूड्स में नहीं हो पाएंगे. और जितना अच्छा सोइल रहेगा और क्लाइमेट उसको सपोर्ट करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्लाइमेट के आधार पर हम लोग उस सोइल का बढ़िया से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं. इवन ये टेम्परेचर, ये प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ पे तुम लोग बोल देना रेनफॉल, तो लाइफस्टाइल, ठंडी इलाका है तो लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्म खाएंगे, रहेंगे अलग स्टाइल से. गर्म के इलाका है तो पीपल लिविंग इन द हॉटर एरियाज लिव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल. नाउ एट द सेम टाइम वाटर, पीपल हैव मोस्टली सेटल्ड नियर वाटर बॉडीज लाइक द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स और सीज कोस्ट. वाटर जो है बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, और वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर सर्वाइविंग या टू सर्वाइव. जीने के लिए पानी का बहुत ज्यादा महत्व है, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर. इफ वी डोंट हैव एग्रीकल्चर देन वी कैन बाय फ्रॉम अदर एरियाज जहाँ से एग्रीकल्चर होके आ रहा है, खेती होके, कल्टीवेशन होके आ रहा है, पैकेट्स में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं. बट इफ देयर इज नो वाटर सप्लाई देन इट विल बी, योर लाइफ विल बी वेरी टफ. Your life will be very tough. If you see in various places in our country, in hilly areas, the people are facing water scarcity. पानी की कमी, बिकॉज बेसिक नीड है. पानी नहीं है तो भाई पिएंगे नहीं, ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, भाई धोना नहाना छोड़ दो, ड्रिंकिंग के लिए अगर पानी नहीं है तो यू विल सफर. इज दैट क्लियर? तो पीपल हैव, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट देखा जाए या इतिहास गवाह है कि पास्ट एंशिएंट टाइम्स में सिविलाइजेशन जो था, सभ्यताएं जो थी, वाटर के जहां वाटर पाए गए वहीं पे शुरू हुआ था. जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटामिया वाज आई थिंक रिवर टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस, ठीक है, मेसोपोटामिया, दैट मेसो एंड दैट नेक्स्ट रिवर नाइल में क्या हुआ था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन. इन आवर इंडस वैली, यानी कि नाम इंडस पड़ा, इंडस रिवर में क्या होती है, इंडस वैली. तो वहां पे वाटर से क्या मिला था, वो लोगों को बढ़िया सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर ड्रिंकिंग, फॉर डेली यूजेस.
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता था। तो उससे आता सनसाइन, द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स वैरी फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, वेरियस receive a large amount of sunshine, retain heat and does help cultivation of 2 to 3 crops in the year। तो कहने का मतलब यही हुआ बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक और स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। नाउ हमारे अर्थ समवट लाइक दिस, ठीक है। तो इक्वेटर इज इन द मिडल 0 डिग्री 23.5 डिग्री सन एंड नाउ। तो जैसे हम लोग इक्वेटर के ऊपर जाएंगे या इक्वेटर के नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे या नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसे ही हम लोग दूर जाएंगे तो ये जोन्स जो दिख रहे तुम लोगों को, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, तो ये सब जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये सब जोन्स में तुम लोगों को टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा। ये सब जोन में क्या है, हीट जोन है। तो ये जोन्स जो रहेंगे वेरी कोल्ड रहेंगे, दिस जोन्स आर वेरी कोल्ड, दिस जोन्स आर वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे जीवन भी उतना लोग, लाइफ इज ऑल्सो नॉट दैट मच पॉसिबल। तो लोग भी इस एरियाज में क्या नहीं कर सकते, जीवन व्यापन नहीं कर सकता है। और 12 महीना साल के जो होता है फ्रिजिड जोन्स वगैरह में, दे आर कवर्ड विद स्नो या आइस। सो दैट्स व्हाई यू कैन से ये एरियाज जो है बेटा फ्रिजिड होता है, तो यहाँ पे सनसाइन कम पड़ता है, तो लेस सनसाइन एरिया, लेस सनशाइन। तो ये एरिया में क्या पड़ता है बेटा, डायरेक्ट, एक प्रकार से तो डायरेक्ट सन रेज। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इस एरियाज में तुम लैंड को बढ़िया से यूज कर सकते हो, बट ये एरियाज में बिकॉज यहाँ पे सनसाइन, टेम्परेचर, क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता, उसी के आधार पे तुमको क्या करना पड़ेगा, जीवन जीना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स लुक एट दिस टेबल। This table is the land use pattern in selected countries। या तो तुम्हारा लैंड एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, या इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज हो रहा है, फॉरेस्ट लैंड है, या अदर यूजेस है, उसके बारे में। तो तुम लोग देख सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया का जो है टोटल 100% लैंड में, 100% लैंड में 57% किसके लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी 57, या किस में आ रहा है, क्रॉप लैंड में आ रहा है। तो हमारे इंडिया का जो है 57%, यानी कि जितने एरिया है उसको यदि हम लोग 100 में मानेंगे, तो उसमें से 57% क्या है तुम्हारा, क्रॉप लैंड यानी खेती होता है। 4% लैंड ये पास्चर लैंड है। पास्चर लैंड मतलब फॉर ग्रेजिंग, पास्चर मतलब फॉर ग्रेजिंग, पास्चर लैंड्स आर फॉर ग्रेजिंग। 22% जो है दैट इज फॉर योर फॉरेस्ट लैंड। 22% लैंड अभी भी हमारे देश में क्या है, जंगल के द्वारा कवर्ड है। एंड इफ यू नॉट अवेयर देन एटलीस्ट देयर शुड बी 33% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट ऑफ 1958 अराउंड दैट एक्ट। तो उसके आधार पे ये फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट के हिसाब से 33% लैंड अभी भी हमारे किस में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, फॉरेस्ट में। सो 22% ही है, तो ये काफी कम है जो पॉलिसी बोलता है, लेकिन एटलीस्ट 22% है। तो वी शुड प्रिजर्व दिस फॉरेस्ट, कहने का मतलब ये है। अदर यूजेस 17। तो व्हेन वी एड अप 57 + 4 + 22 तो कितना हो जाएंगे, 7 + 4 11 12 13, यस 13। तो 5 6 7 83% जो लैंड है हमारा यूज हो रहा है, प्लस उसमें 17 जोड़ देंगे अदर्स यूज में, तो क्या हो जाएगा 100। तो टोटली 17% जो है
57% हमारे इंडिया में, इट इज ऑल्सो टेबल दैट एज मच एज 57% ऑफ द ज्योग्राफिक एरिया इज अंडर cropland, 22 under forest, other land use pattern varies between 4 to 17. तो 4 से 17% जो है अदर यूज है अपार्ट फ्रॉम पैस्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड एंड क्रॉप लैंड। तो ये इंडिया का लैंड यूज पैटर्न है। तो देखा जाए तो अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो 6% ही क्रॉप लैंड है। वाई सो लेस? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज मोस्टली कवर्ड बाय वेरियस डेजर्ट्स, ठीक है। पास्चर लैंड वहां पे ज्यादा है, फॉरेस्ट लैंड 14% है, अदर्स में 24 है। इफ यू लुक एट चाइना, चाइना में 10% क्या है? क्रॉप लैंड है, 34% पास्चर लैंड में है, फॉरेस्ट लैंड में 14% है और 42 अदर यूजेस। इफ यू लुक एट रशिया, सो वी आर द हाईएस्ट कंट्री ये लिस्ट में जिसमें हम लोग का ज्यादा से ज्यादा क्रॉप लैंड में है। देख रहे हो ना, इंडिया 57 है क्रॉप लैंड एग्रीकल्चर में। सो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा इंडिया का इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। सो लैंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, देख रहे हो। विदाउट लैंड देयर विल वोंट बी एग्रीकल्चर, ठीक है। अब अदर्स में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल यूजेस आ जाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेबल। इफ नॉट देन यू कैन send the feedbacks. Now next is लैंड यूज पैटर्न समझ में है। लैंड एज अ कॉमन प्रॉपर्टी, सारे लोगों के हिसाब से लैंड कैसे और किस रूप में हम लोग लैंड देख सकते हैं? लैंड ओनरशिप इन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज आर हेरिडिटरी, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और देयर फैमिली। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में हम लोग देखे थे, यस, कि ओनरशिप जो होता है बेटा, प्रॉपर्टी, लैंड उसका मालिक कौन है उसके आधार पर भी देखा जा सकता है। लैंड जो है ऑनरशिप के हिसाब से देखा जाए तो मालिक कौन है, इसके आधार पर हमारे देश और भारत के अलावा अन्य देश भी है जिसमें लैंड जो है हेरिडिटरी है। क्या है? हेरिडिटरी, यानी कि आज मेरे पास इतना लैंड है तो कल के दिन में वो लैंड मेरे बाद किसको जाएगा? मेरे बेटे को जाएगा, ठीक है। एंड या तो एक इंसान के पास होगा, एक इंडिविजुअल के पास होगा, या एक परिवार वाले उस लैंड को चलाता है। बट मेनी ट्राइब्स, अब बहुत सारे ट्राइबल पीपल भी है हमारे देश में, या बहुत सारे ट्राइबल अदर कंट्रीज में, लैंड क्या मानते हैं? ये कम्युनिटी का है। ये लैंड किसी एक का नहीं है, बट इट बिलोंग्स टू द होल कम्युनिटी, ठीक है। ये अच्छा भी सोच है, ठीक है। इन टाउन्स एंड सिटीज, शहरों में क्या है? गवर्नमेंट ऑल्सो डेवलप्स कम्युनिटी पार्क्स बनाते हैं सरकार सबके लिए, सारे लोगों के लिए, एंड प्लेग्राउंड बनाते हैं जिसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस बोल सकते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस सबके लिए। अब देखो, अब जब हम लोग एडवांटेजेस क्या है ऑनरशिप, एडवांटेज ऑफ ऑनरशिप ऑफ कम्युनिटी लैंड का क्या है? ये किससे बचाता है? लैंड डिग्रेडेशन से बचाता है। यानी कि अगर हम लोग या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या गवर्नमेंट द्वारा किया गया है या लोगों के द्वारा कुछ ऑनरशिप किया जाता है तो उससे डिग्रेडेशन से बचाता है। किससे बचाता है? जब हम लोगों का एडवांटेज कम्युनिटी लैंड, यानी गवर्नमेंट जब कोई लैंड को लेता है तो उसको बचाता है। तो किस लिए? डिग्रेडेशन से बचाता है। इंक्रोचमेंट, यानी कि कोई दूसरे लोग आके उसमें छेड़छाड़ी नहीं करेगा या उसको इलीगली लेने का कोशिश नहीं करेगा। एंड प्रोविजंस ऑन द यूज ऑफ सच लैंड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी कि लोग क्या करते हैं? इंक्रोचमेंट करते हैं, यानी कि कोई लैंड वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है बहुत सालों से, तो बड़े बड़े क्या होते हैं बिल्डर्स वगैरह उस लैंड के ऊपर नजर रखे होते हैं गिद्ध के जैसे, कि कल के दिन में उस जमीन को हम हड़प लेंगे, ये धीरे धीरे करके हम लोग ले लेंगे, तो वहां पे हम लोग अपने बिल्डिंग्स बनाएंगे। इस प्रकार के सोच रखते हैं लोग। तो लैंड जब किसी के ओनरशिप के अंडर में है, स्पेशली गवर्नमेंट के अंडर में है या सम प्राइवेट जैसे कि कोई इंसान के अंडर में है, तो वो उस लैंड को प्रोटेक्शन भी मिलता है। There is a huge pressure on land due to the human population, industrialization and many other factors. जमीन के ऊपर बहुत प्रेशर है बेटा। इंसान होता तो आपका टूट गया होता। क्यों? अब प्रेशर किस लिए? क्योंकि जमीन के ऊपर इसलिए प्रेशर है क्योंकि आज के दिन में रोज बरोज पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि लैंड के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया है कि दे हैव टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिमांड कर रहा है या दे नीड फूड। फूड कहाँ से आएगी? खेती से आएगी। खेती किस पे होगी? लैंड पे होगी।
जब लैंड ही तुम्हारे पास नहीं है तो हाउ विल यू डू एग्रीकल्चर? इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इतने बढ़ गए हैं, ठीक है, तो लैंड कम पड़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, लैंड आर फिक्स रिसोर्सेज। भले ही पैसा बैंक में रख देते हो, ठीक है, बैंक तुमको इंटरेस्ट देगा, कुछ कमा लेते हो, इंक्रीज होगा, लेकिन इट्स नॉट विथ, इट डजंट गोज दैट वे विथ द लैंड। वैसे ही हमारे लैंड के साथ नहीं चलता है। लैंड क्या होता है बेटा कि लैंड इज ऑलवेज फिक्स रिसोर्स, ये कभी बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। हो सके आप एक टेक्निकली वे में देखा जाए तो वो घट जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आज पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि जमीन भी चाहिए, जमीन उतना का उतना ही है, लेकिन खेती वाला जमीन घट रहा है। अब कल के दिन में कम एरिया में खेती होगा तो क्या होगा? डिमांड जो लोग कर रहे हैं वो डिमांड लैंड पूरा नहीं करता है। सो दैट्स व्हाई इसी एंगल से देखा जाए तो लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा यू कैन से प्रेशर है। लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स, मैंने बोला अभी लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स। मेनी पीपल ट्राई टू इनक्रोच, मैंने बोला बहुत सारे लोग जमीन हड़पने का कोशिश करते हैं, उसके ऊपर मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। लाइक ऑन कॉमन लैंड्स लाइक पास्चर्स, जहाँ पे खेती नहीं हो रहा है वहाँ पे चरवाहा है, वैसे जगहों को कैप्चर करने की कोशिश करता है। फॉरेस्ट एरियाज को भी धीरे धीरे करके क्या करने की कोशिश करता है, अपने अधीन करने की कोशिश करता है। वेस्ट लैंड, जो जमीन भले ही खेती नहीं हुआ हो उसको छोड़ा गया है खाली, वैसी जगहों पे लोग नजर गए रखते हैं। कल के दिन में एनक्रोच करेंगे वो लोग, क्या करेंगे? एनक्रोच, कॉकरोच नहीं, एनक्रोच, ठीक है। एनक्रोच दैट मीन्स दे विल ट्राई टू टेक इट बाय इलीगल वेज, बाय फोर्सफुली। कोई सीधा साधा व्यक्ति है उसको ठग के या धमकी दे के या धीरे धीरे करके चुरा के ऐसे करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स बेटा। आज के दिन में जमीन जिसके पास है दे आर लाइक किंग्स। जमीन के लिए ही इतिहास लड़ रहा है, यस, फॉर टेरिटरी। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। अब ऐसा नहीं है कि लैंड जैसा है वैसा, लैंड डिग्रेड भी हो रहा है। अब क्यों डिग्रेडेशन? मतलब उसमें यू कैन से डैमेज आना, वो किस तरह का खराब होना। The changes in land use pattern are often the major cause of land degradation. The changes in land use pattern, जो changes हम लोग land use में कर रहे हैं, land use जो pattern हम लोग जो पहले से करते आ रहे थे उसमें क्या आ रहा है? changes आ रहा है, जिस वजह से land degradation हो रहा है और losing the quality of productivity। जो land production दे पा रहा है उसमें क्या हो रहा है? You can say डिक्रीज हो रहा है। प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम पड़ रहा है। द अदर कॉजेस आर ब्रीफली मेंशन्ड बिलो। लैंड, जैसे कि मेरा मतलब समझ रहे हो, लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है द चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न आर ऑफन द मेजर कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मेन, लैंड इसलिए खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसका फर्टिलिटी लूज हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, लूजिंग क्वालिटी, वो अपना पोटेंशियल खो रहा है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड डिग्रेडेशन बोलेंगे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो लैंड खराब होता है, किस वजह से खराब होता है। एक तो लैंड यूज पैटर्न, जिस तरीके से हम लोग लैंड को यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द लैंड इन वेरी इनडिस्क्रिमिनेट वे। लैंड को हम लोग इतना डिमांड है कि बेटा खेती करने के लिए लैंड को छोड़ देते हैं बेटा, कि लैंड जो है बेटा कि उसको कम से कम 1-2 महीना या 2 साल 1 साल एटलीस्ट फैलो छोड़ना पड़ता है विदाउट डूइंग एग्रीकल्चर, ताकि वो दोबारा से क्या कर पाए? फर्टिलिटी गेन कर पाए। लेकिन डिमांड इतना है कि वी कांट लीव आवर लैंड एनी टाइम फ्री। हम लोग लैंड को, वी कैनट लीव द लैंड फ्री फॉर ऑल द टाइम, इतना डिमांड है। उतना नहीं, पहले ऑर्गेनिक वे में फार्मिंग होते थे, आज के दिन में केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। अदर कॉजेज जैसे कि मैंने बोला लैंड डिग्रेडेशन काउंट फॉर रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ लैंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। एक ही जगह पे हजारों साल से खेती करके आ रहे हो तो आज तक वो लैंड का क्वालिटी कम होगी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे कि पॉल्यूशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, कचरा का जमा होना जमीन के ऊपर, जैसे प्लास्टिक वेस्ट, ये सारा चीज है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इतना ज्यादा हो रहा है बेटा कि समटाइम्स वी आर इवन डैमेजिंग आवर लैंड्स। जैसे कि यू कैन से कि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब फॉरेस्ट एरियाज को काट रहे हैं, उस एरिया में खेती कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरियाज यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा लैंड में क्या आ रहा है? डिग्रेडेशन। अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे इंडस्ट्रियल, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस भी आएंगे, इंडस्ट्रीज भी है, सैलिनिटी बढ़ रहा है, नमकीन हो रहा है, सोइल में नमक की कमी लेवल बढ़ रहा है,
डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जा रहा है, घरेलू कचरा, इंडस्ट्री से कचरा जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सोइल में क्या हो रहा है, क्वालिटी कम हो रहा है। वास्ट बिल्ट अप सरफेसेस सच एज रोड्स, हाउसेस एक्सेट्रा। तो ये सब जमीन पे इंडस्ट्री में घर बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये सारा चीज क्या करेगा, पॉल्यूशन करेगा, और पॉल्यूशन ही एक बहुत बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। देखो इमेजेस देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, स्कैटर्ड रोड्स देख सकते हो, इतना देख सकते हो, देखो जगह नहीं है गाड़ी चलने के लिए। यहाँ पे देख रहे हो डिग्रेड हो रहा है लैंड कचरा की वजह से। यू कैन सी द वेस्ट प्रोडक्ट लोग जो फेंक रहे हैं। स्कैटर्ड हाउस, अब देखो घर बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही, इतना पैक्ड तो भी घर बनाया है। यू ऑल कैन सी दैट, यस पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है। तो ये था आप लोगों का लैंड रिसोर्स और लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही है। सो जो नेक्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज सॉइल, दैट इज soil, okay, soil as resource. So you can say the thin layer of loose earth or a product of weathering covering the earth's surface on which plants grow, earth's surface on which plants grow is termed as soil. ये एक पतली सी परत है हमारे अर्थ के ऊपर जो लूज है, थोड़ा नरम है, soils are not that hard, थोड़ा नरम है, जो कि किसका प्रोडक्ट है, वेदरिंग का। जो वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स ऑफ द नेचर लाइक विंड, यस, रेन, वाटर, सनलाइट, मेनी मोर, ठीक है, उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। जो कि हमारे अर्थ को क्या करता है, कवर करता है, जिसमें क्या करता है, प्लांट्स ग्रो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोइल। इट ऑकर्स ओनली ऑन द लिथोस्फेरिक जोन ऑफ द अर्थ। सोइल जो होता है, जैसे कि हम लोग लैंड जो देख रहे हैं, मैंने बोला था, जैसे कि यू कैन से लिथोस्फेरिक, यानी कि हमारे अर्थ के जो सबसे ऊपर वाला परत है, सरफेस, मान लो ये अर्थ है, यानी कि अर्थ का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आता है लिथोस्फेरिक, दैट विल बी योर सोइल। ऐसे ही कवर करता है। उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। तो एक प्रकार से सब, जैसे कि अब ये नहीं समझोगे तो दूसरा वे में भी समझाते हैं, जैसे कि यू कैन सी दिस इज आवर लैंड, ओके, लैंड सरफेस, तो ये हमारा लैंड सरफेस है। तो मान लो कि जो तुम्हारा सोइल है वो थीन लेयर है, थीन लेयर है, जो ये ब्राउन कलर को ऊपर से देख रहे हो, तो ये लैंड में मतलब हमारे लिथोस्फीयर ऊपर का भाग, सबसे टॉपर मोस्ट लेयर, दैट इज नोन एज सॉइल। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कंपोजिशन, यानी कि सोइल कैसे बना है। जैसे लिट्टी चोखा खाते हो, लिट्टी कैसे बनता है सबको पता है, वैसे हम लोगों को कंपोजिशन चाहिए कि सोइल कैसे बना है। सोइल इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और डिफरेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और डेड एंड डिकेड फ्लोरा एंड फाउना। यानी कि ये हुआ बेटा इनऑर्गेनिक, जिसमें यू कैन से लाइक सिल्ट, फाइन ग्रेन्स, ठीक है, अदर मिनरल्स जो पाए जाते हैं उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है बेटा, दैट इज फाउंड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल, जो जीवित होते हैं, उसको भी वो भी सड़ के, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जब मरते हैं तो वो सॉइल बन जाता है, सॉइल में सड़ जाता है, तो वो सड़ने के बाद वो भी किसका रूप लेगा, ट्रांसफॉर्म होता है सॉइल में, तो वो हो जाएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब जो लाइक मिनरल्स जो पहले से पाए जाते हैं, ठीक है। सो डिकम्पोज बायोलॉजिकल वेस्ट, डिकम्पोज बायोलॉजिकल वेस्ट मतलब डिकम्पोज जो सड़ गया है, जो कि क्या है, बायोलॉजिकल वेस्ट, जो नेचुरल वेस्ट है, जो लिविंग वेस्ट है, जो पहले जीवन था उसमें लाइफ, लिविंग थिंग्स का जो वेस्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल डिटरमाइंस द क्वालिटी। तो ह्यूमस जो होता है बेटा, एक प्रकार से देखा जाए तो इट इज द मोस्ट टॉपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच इज मेड अप ऑफ डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल्स,
मरा और मरने के बाद वो डिकम्पोज होने के बाद जो एक सोइल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमस। तो जितना बढ़िया ह्यूमस रहेगा एक सोइल में, सोइल उतना बेटर रहेगा उसका क्वालिटी। The fine grained or coarse grained quality of the soil and its color is known as the texture of the soil. So for example this is the shirt, जब इसको हम लोग छूते हैं थोड़ा सॉफ्ट है, कलर भी देख रहे हो थोड़ा स्काई ब्लू है, ठीक है, तो छूने से सॉफ्ट लग रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेक्सचर, एक उसका रूप हो गया एक प्रकार से। तो सोइल का भी टेक्सचर होता है बेटा, या तो वो ब्लैक कलर का होता है, या लाइट ब्राउन होता है, या डार्क ब्राउन होता है, समवट रेडिश सोइल होता है, साथ साथ ब्राउन, कोई बहुत फाइन होता है छूने पे एकदम महीन होता है, बट सम आर वेरी कोर्स, थोड़ा रफ होता है, जैसे सैंडी सोइल का थोड़ा कोर्स होता है, ठीक है। तो यू कैन से कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोइल का टेक्सचर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सोइल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोइल प्रोफाइल। अब सोइल प्रोफाइल क्या है? सोइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस डाउनवर्ड्स टू वेयर द सोइल मीट्स द अंडरलाइंग रॉक। तो वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, ऐसे नीचे, ऊपर से नीचे आना। क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आना, ठीक है। तो सोइल जो होता है बेटा, सोइल का जो एक चीज होता है बेटा कि वो एक लेयर में पाया जाता है, जो सरफेस है वहां से नीचे तक आता है, ठीक है। दे कम फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अब जब ऊपर से नीचे आएगा तो अब वो किस प्रकार में आता है, वो लेयर में आता है बेटा। सोइल प्रोफाइल इज इन लेयर्स एंड ईच लेयर इज नोन एज होराइजन। तो यानी कि देखो, सोइल जो होता है बेटा, सोइल प्रोफाइल जो होता है बेटा, एक प्रकार से तुम्हारा क्या है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस से आता है, यहां से ग्राउंड है तुम्हारा, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इससे अच्छा है कि हम दिखाई देते हैं, ये जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड लेवल देख रहे हो, ये टॉप हो गया, ये वर्टिकल हो गया, अप टू डाउन, तो यहाँ तक आता है, लेयर्स में आता है, तो जहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं नीचे, तो जहाँ से रॉक्स पाए जाएंगे उसके नीचे सोइल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक रॉक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोइल प्रोफाइल। तो हर एक प्रोफाइल अलग अलग है, देख रहे हैं, ये अलग है, इतना सा अलग है, ये जो है आपका ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, एंड ये अलग लेयर है, ठीक है, यू कैन सी। तो अब होराइजन में पाया जाता है इस ईच लेयर को, ये लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक लेयर को क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट होराइजन, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे जो दे आर ग्रुप इनटू 3 मेजर लेयर्स। देखा जाए तो सोइल प्रोफाइल जो 3 मेजर लेयर्स में बांटा गया है। वन इज ह्यूमस लेयर, उसके बाद टॉप सोइल आता है बेटा, उसके बाद सब सोइल आता है, उसके बाद बेड रॉक आता है। उसका सबसे अपर मोस्ट लेयर जो कि पार्शियल डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में बोला है, जो ह्यूमस होता है वो सड़ने से बनता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का डीके, डिकम्पोज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस लेयर बोलते हैं। उसके थोड़ा सा नीचे आता है द फर्टाइल पार्ट ऑफ द सोइल इज नोन एज द टॉप सोइल। ह्यूमस के नीचे थोड़ा सा लेयर नीचे आता है, उसको टॉप सोइल बोलेंगे। ह्यूमस जो होता है पतला सा परत होता है बेटा, ठीक है, तो उसको हम लोग टॉप सोइल बोलेंगे। एंड द मटेरियल इमीडिएटली अंडर द टॉप सोइल इज कॉल्ड सॉफ्ट सोइल। जैसे टॉप सोइल खत्म हो जाता है उसमें तुम्हारे उसका क्या होता है, सॉफ्ट सोइल होता है बेटा। द वेदर्ड जोन और ब्रोकन रॉक upon which all the three layers raised is called weathered zone. उसके बाद the broken solid rock which is the lowermost layer of the soil is called the bed rock. तो यहाँ पे मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला ये जो है ह्यूमस लेयर, जीरो या ओ होराइजन और ह्यूमस ऑर्गेनिक, ठीक है। इसके बाद जो आता है ये होराइजन ए, जो सबसे फर्टाइल रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप सोइल। जैसे टॉप सोइल खत्म होता है बेटा, क्या आता है, सब सोइल, ठीक है। अब सब सोइल के बाद क्या आता है बेटा, सब सोइल के बाद तुम्हारा विदर्ड जोन आता है। क्या आता है, विदर्ड जोन
विदर्ड जोन्स और अ ब्रोकन रॉक विच ऑल द 3 लेयर्स इज रेज इज कॉल्ड विदर्ड जोन। अब ये विदर्ड जोन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विदर्ड जोन बोलेंगे। सब सोयल के नीचे दिस विदर्ड जोन, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विदर्ड जोन, ठीक है। और इसके ऊपर सारा सोयल रेज होता है, इसमें कुछ रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो विदर्ड होते हैं, इसको पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट रॉक मतलब समझ रहे हो, यही से शुरू हुआ है तुम्हारा सॉइल। उसके बाद आखिरी में जो होता है बेड रॉक होता है बेटा, आखिरी में क्या होता है, बेड रॉक होता है। ये होता है हमारा सॉइल का फॉर्मेशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सॉइल प्रोफाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। तो समझ में आया सबको सॉइल प्रोफाइल, आई होप सो। अब जैसे कि हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा था बेटा, वैसे ही सोइल डिग्रेड हो रहा है, हमारा सोइल भी क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो सोइल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि लैंड में जो हम लोग क्वालिटी लूज कर रहे थे, वैसे हम लोग सोइल में भी क्या कर रहे हैं, क्वालिटी लूज कर रहे हैं। और सोइल में क्वालिटी कैसे लूज कर रहे हैं, सोइल डिग्रेडेशन इज द डिक्लाइन इन द कंडीशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द सोइल कॉज्ड बाय इट्स इम्प्रॉपर यूज और पुअर मैनेजमेंट। यदि हम लोग सोइल डिग्रेडेशन मतलब क्या है, हम लोग सोइल के कंडीशन और उसके क्वालिटी में क्या कर रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग सोइल का क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से। या तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, इम्प्रॉपर यूज, या तो सोइल को हम लोग बढ़िया मेंटेन नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट नहीं हो रहे, नहीं चला रहे हैं। और ये सोइल इरोजन के साथ क्या होता है, जुड़ा जाता है। यानी कि सोइल डिग्रेडेड हो जाएगा, तो जब सोइल डिग्रेड होने लग जाएगा तो उसको क्यों फॉलो करता है, सोइल इरोजन। या सोइल इरोजन ही एक प्रकार से सोइल डिग्रेडेशन का कारण भी होता है। द डिग्रेडेशन नॉट ओनली अफेक्ट्स द टॉप बट ऑल्सो द अदर लेयर्स ऑफ द सोइल। सोइल इरोजन जो होता है बेटा, केवल तुम्हारे टॉप को इफेक्ट नहीं करता है, बट एक प्रकार से किसको इफेक्ट करता है, सारे सोइल प्रोफाइल को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि सोइल जो होता है डिग्रेड हो रही है। तो डिग्रेड होने के पीछे कारण बहुत सारा है। एक है सोइल इरोजन के बारे में हम लोग देख लिए, जो कि सोइल का क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है। सोइल डिग्रेडेशन केवल इरोजन नहीं है, उसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स यूज भी करते हैं, तब भी सोइल तुम्हारा क्या होता है, डिग्रेड होता है। लेकिन अब हम लोग टाइप्स ऑफ इरोजन देखेंगे जिस वजह से हमारा सोइल डिग्रेड हो रहा है। सबसे पहला गल्ली इरोजन होता है। क्या होता है, गल्ली इरोजन। सो इट इज कॉज्ड बाय द फास्ट रनिंग वाटर व्हिच वॉशेस अवे द टॉप, यहाँ पे थोड़ा पिक्चर की वजह से कट हुआ है, वॉशेस अवे द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। टॉप लेयर ऑफ द सोइल क्या होता है, जब टॉप लेयर ऑफ द सोइल को जब बहता हुआ पानी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, वॉश कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्ली इरोजन। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये दरार देख रहे हो ना बेटा, ये क्रैक्स, ये वाटर के फ्लो से हुआ है, देख रहे हो ये, दिस इज नोन एज गल्ली इरोजन। ठीक है, पिक्चर देखने के बाद समझ में आया होगा क्लियरली कि गल्ली इरोजन क्या है। कि गल्ली इरोजन तब होता है जब फास्ट रनिंग वाटर, बहुत तेजी से बहने वाले पानी क्या कर देता है, तुम्हारे टॉप लेयर ऑफ द सोइल को क्या कर देता है, बहा के ले चलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गल्ली इरोजन। देखो इरोजन बहुत प्रकार के हैं बेटा, लेकिन इरोजन सबको हमेशा क्या करता है, तुम्हारे टॉप लेयर ऑफ द सोइल या फर्टाइल लेयर ऑफ द सोइल को क्या करता है, रिमूव कर देता है, वॉश अवे कर देता है। ठीक है, चाहे पानी की वजह से हो, चाहे विंड की वजह से हो। दूसरा जो होता है बेटा, शीट इरोजन। शीट, इट इज कॉज्ड व्हेन वाटर फ्लोज डाउन अ स्लोप एंड वॉशेस अवे द टॉप सॉइल। तो ये एक प्रकार से स्लोप हिली एरियाज में भी होता है, और यू कैन सी कि ये सब एरिया में भी होता है। शीट यानी कि जब पानी गिरते हैं तुम्हारे, तो ये सब क्रैक्स देख रहे हो ना, हल्का हल्का, यहाँ पे भी देख रहे हो ये सब, जब सरफेस में देख रहे हो ये सब, दिस ऑल आर शीट इरोजन।
जब बारिश होती है तो सरफेस का टॉप लेयर क्या करता है, बहा के ले चलता है तुम्हारे वाटर, दैट इज नोन एज शीट इरोजन. नाउ नेक्स्ट वन इज स्प्लैश इरोजन. स्प्लैश से क्या समझ में आ रहा है? Whenever you drop stone on a river, ठीक है, वो क्या करता है, पानी छिटक देता है, स्प्लैश करता है, that is a splash. तो it is caused when torrential rain falls, drops and torrential rain falls and washes away the soil. तो ये समझो कि जब टोरेंशियल रेनफॉल मतलब काफी तेज बारिश जब होती है, एकदम फोर्स से मूसलाधार बारिश जब होती है, वैसे टाइम पे क्या होता है कि टॉप लेयर ऑफ द सोइल को क्या कर देता है, स्प्लैश कर देता है. यू कैन सी कि जब रेन ड्रॉप्स यहाँ पे बहुत ज्यादा से गिरते हैं तो देखो यहाँ पे तुम्हारा सोइल क्या हो रहा है, छिटक रहा है इधर उधर, और उसके बाद बह के डिपोजिट हो रहा है इधर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोइल इरोजन, सॉरी स्प्लैश इरोजन. फॉर एग्जाम्पल एकदम ये जगह है तो रेनफॉल आ रहा है बहुत, तो जब रेनफॉल अपनी सरफेस पे टच करते हैं इतना तेज होता है बारिश कि यहाँ से सोइल क्या करेगा, छिटक जाएंगे लैंड से. यू कैन सी द पिक्चर आउट देयर. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लैश इरोजन बोलेंगे, छिटक देगा सोइल से. तो अब देखो फिर वो छिटका रहा है, चाहे गली इरोजन बहुत बड़ा गड्ढा बना रहा है, शीट इरोजन ऊपर ऊपर बहा के ले जा रहा है, लेकिन ले तो जा रहा है क्या, तुम्हारा टॉप लेयर ऑफ द सोइल. ठीक है, दैट इज इरोजन. अब इरोजन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सिंपली यू थिंक दैट इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा. विंड इरोजन, अब ये हवा से होता है बेटा. इन डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज द स्पीड ऑफ विंड इज हाई विच ब्लोज अवे द फाइन सोइल पार्टिकल्स ऑफ टॉप सोइल एंड डिपोजिट्स देम एल्सवेयर. तो ये तो तुम्हारा सोइल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वर्क ऑफ विंड. ओके, एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो वर्क ऑफ विंड. जो ये हो रहा है ये विदरिंग है. ये रॉक बड़ा था, हवा ने इतना यहाँ से इधर से प्रेशर लाया, चारों एंगल से हवा ने प्रेशर करते करते इसको क्या करते गया, डिकम्पोज या तोड़ते गया. लेकिन तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे विंड इरोजन, जैसे कि जहाँ पे बहुत लूज होता है सॉइल, जैसे कि डेजर्ट में, वैसे एरियाज में तुम लोग देख सकते हो कि हवा आराम से क्या करता है, सोइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है. सो दिस इज हियर इरोजन डन बाय द विंड. इज दैट क्लियर? तो ये थे तुम्हारे बहुत प्रकार के टाइप्स ऑफ इरोजन. अब तुम लोग सोचो कि ये सब इरोजन क्यों हो रहा है. इरोजन पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, हमेशा होते रहेगा. लेकिन एक चीज सोचो कि इरोजन इतना ज्यादा क्यों हो गया. ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया आज के दिन में इरोजन. तो उसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे कारण है इरोजन के पीछे. जैसे कि हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन. सबसे पहले आता है बेटा डिफॉरेस्टेशन. क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन. द इनडिस्क्रिमिनेट एंड क्लियरिंग ग्रीन कवर एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डैमेज द सोइल. जब हम लोग एकदम निर्दयी तरीके से जंगल को, हरे भरे जंगल को या पेड़ पौधे को काट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है तुम्हारा सोइल. जो तुम्हारा ट्री होता है बेटा, वो ट्री फॉर एग्जांपल ये ट्री है, तो उसका जो रूट्स होते हैं बेटा, ये क्या करता है, सोइल को होल्ड करके रखता है. क्या करके रखता है, सोइल को पकड़ के रखता है. जब पेड़ पौधे हम लोग काट देंगे तो ट्रीज नहीं रहेगा और उनके रूट्स भी मर जाएंगे, और वो रूट्स जो होते हैं बेटा सोइल को होल्ड नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण बन गया है. जितना पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या हो रहा है, वो सोइल को छोड़ रहा है. जो मजबूती से पकड़ रहा था और मजबूती से नहीं पकड़ पाएगा. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा कि सोइल लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से Thus roots of the plants bind the soil and holds the moisture. पानी को भी जमा के रखता है. Thus deforestation leads to drying of soils. जब एक पेड़ जो होता है, रूट जो होता है, वाटर के सर्च में जाता है नीचे. ठीक है, तो सर्च में जाते जाते क्या होता है बेटा कि वो एक प्रकार से मॉइस्चर, नमी पकड़ के रखता है अपने साथ. अब जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो पेड़ कटने के बाद उनका ट्रीज मर जाएंगे, रूट्स भी मर जाएंगे,
तो नमी नहीं होल्ड कर पाएगा। जब नमी नहीं होल्ड कर पाएगा तो तुम्हारा सॉइल क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। जब सूख जाएंगे तो ड्राई हो जाएंगे। जब ड्राई हो जाएंगे तो आराम से पानी गिरेगा, बहा लेगा, आराम से हवा चलेगी, ड्राई टॉप लेयर को क्या कर देगा, वो उड़ा के ले जाएगा। दैट्स व्हाई डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर सोइल इरोजन। सो यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखो कितने बेहरी में से पेड़ पौधे काटे गए हैं, ठीक है, यू कैन सी दिस इज अ वेरी सैड पिक्चर। ओवरग्रेजिंग। अब ओवरग्रेजिंग नाम क्या है? ओवरग्रेजिंग मतलब हद से ज्यादा एनिमल को चराना। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, sheep causes damage to the soils as the topsoil gets exposed, leading to leaching or might get blown away with the wind. तो देख सकते हो भेड़ बकरी ने इतना ज्यादा खाया है कि तुम लोग देख सकते हो कि रेड स्पॉट्स देख सकते हो। तो ये सारा स्पॉट्स ऐसा था पहले एक समय वहां पे ग्रास हुआ करता था, कि अब ग्रास क्या है, नहीं है, क्योंकि वहां का सारा घास कौन ले लिया, बकरी ने ले लिया है या शीप्स ने ले लिया है। तो देख सकते हो तुम लोग। तो ये ओवरग्रेजिंग है बेटा। ओवरग्रेजिंग जब होता है बेटा कि तुम्हारा जो ये एक लेयर ऑफ सोइल है उसमें क्या किया जाता है कि तुम्हारे ग्रास क्या क्या है, ये सब ग्रास क्या क्या है, पूरी तरीके से तुम्हारे सोइल को क्या क्या है, कवर किया, ठीक है, ये ग्रास है। तो जब ओवरग्रेजिंग हो जाएगा तो ये ग्रास खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा टॉप लेयर ऑफ द सोइल क्या होगा, दिखाई देगा, जिसकी वजह से पानी बहेंगे, लीचिंग होंगे, एक प्रकार से इरोजन उसमें क्या हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। तो भेड़ बकरी भी चढ़ाना है लेकिन लिमिटेशन के या एक दायरे के लेके ही भेड़ बकरी को भी चढ़ाना है। ओवरग्रेजिंग। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। हम लोग ग्राउंड वाटर सोर्स पानी, ग्राउंड वाटर यानी जो नीचे का पानी जो है उतना यूज कर रहे हैं बेटा कि द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय एवर ग्रोइंग human settlements and irrigation system result in the soil collapse and harm the soil layers as well. क्या होता है कि जब हम लोग ग्राउंड वाटर का पानी ज्यादा यूज करेंगे, इसके लिए, अब पीने के लिए, डेली यूज के लिए, ठीक है यूज करें, लेकिन सेटलमेंट्स, इंसान का जो बसेरा है, वो लोग ने इतना कुछ पानी यूज किया है ना बेटा कि लोग ज्यादा है, पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स वगैरह है वो ट्यूबवेल लगा के ग्राउंड वाटर को पूरा निकाल के क्या कर रहा है, पानी यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसके से क्या होता है, सोइल कोलैप्स हो रहा है। तुम लोग देख सकते हैं ना, ये एरिया कोलैप्स हो रहा है, नीचे दब गया है, ये पूरे सोइल लेयर को इफेक्ट करेगा। सो इफ यू वांट बिलीव, इफ यू सी इन पंजाब वगैरह में इतना ओवर इरिगेशन यूज किया गया है बेटा, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है पंजाब में। पंजाब जो हमारे देश का एक राज्य है, स्टेट है, वहां पे इतना ज्यादा ओवर इरिगेशन कर रहे हैं फार्मर्स, इसकी वजह से लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। अब सोचो कि तुम लोग सोच रहे हो पानी यूज करने से कैसे लैंड डिग्रेड होगा, तो वाटर लॉगिंग्स होते हैं बेटा। ये तो सूख गया है, दब गया है जमीन, वाटर लॉगिंग, कि कभी कभी जमीन पे पानी सूखता ही नहीं है सरफेस पे, उसकी वजह से वहां पे तुम खेती नहीं कर पाओगे, ठीक है, जम जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। नेक्स्ट रीजन इज फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या है, आर्टिफिशियल यूज है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कॉज डैमेज टू दी बेसिक सोइल प्रॉपर्टीज। वहां के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सोइल्स में, जो सोइल को फर्टाइल लगता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, ये फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स क्या करता है, किल करता है। दे किल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी सोइल। तो तुम लोग देख सकते हो दिस काइंड ऑफ क्वालिटी ऐसा हो जाता है तुम्हारा सोइल, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। तो हम लोग कंजर्वेशन कैसे करें, या एक प्रकार से सोइल इरोजन से हम लोग कैसे बचे। तो सबसे पहला बात है बेटा एफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन पेड़ काटना था, तो एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ ग्रो करना। In some areas the original vegetation cover has been removed. Vegetation मतलब पेड़ पौधे, वन जंगल, जो इस प्रकार के पहले से ओरिजिनल मतलब जो पहले से था, जैसे कि शिवालिक हिल्स थे हमारे देश में, है नहीं है, शिवालिक हिल्स है, वहां पे जो ओरिजिनल हिल्स थे उसमें बहुत प्रकार से वन जंगल से भरा हुआ था, वो सारा चीज क्या हो गया है, हट गया है, ठीक है। तो वैसी जगहों पे एफोरेस्टेशन
या रिफॉरेस्टेशन बहुत जरूरी है, ताकि वहां का जितने भी सोइल्स है वो ट्रीज क्या करके रखे, होल्ड करके रखे। Advancement of deserts can be checked by planting trees along the margins of deserts. Simply you can put afforestation as planting of more trees. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक तुम्हारा डेजर्ट फैल रहा है, इधर से डेजर्ट आ रहा है, तो ये सब एरियाज में हम लोग क्या कर देंगे, ट्रीज ग्रो कर देंगे ताकि डेजर्ट फर्दर ना बढ़े। ठीक है, सिंपली हम लोग कहा जाए तो एफोरेस्टेशन क्या है बेटा, ग्रोइंग मोर ट्रीज। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, जो हम लोग ओवर ग्रेजिंग कर रहे थे उसको कंट्रोल करना है। द नंबर ऑफ कैटल्स टू numbers of cattle on the slopes should be according to the carrying capacity of the pastures, यानी कि पास्चर यानी कि खेत जो है या चरवाहा जो है 15 गाय को अफोर्ड कर सकता है, तो तुम लोग 100 गाय डाल देंगे, नहीं चलेगा ना ऐसे। तो ऐसे करेंगे, ऐसे करोगे तो तुम लोग तुम्हारा ही क्या होगा, डैमेज होगा। तो इसीलिए हम लोगों को जितना कैपेसिटी है वो चाउर जो होता है, या तुम लोग बोल सकते हो जो ग्रेजिंग फील्ड होता है, वो जितना कैपेसिटी होल्ड करता है बेटा, उतना ही तुमको कैटल्स लगाने भी पड़ेंगे। टेरेस्ड एग्रीकल्चर, slopes must be cut into series of terraces, fields or cultivation so that the slow down of the flow of rain water। तो टेरेस फार्मिंग तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर है। तो ये हिल एरियाज का स्लोप्स है, देख रहे हो। तो ये स्लोप्स को देखो स्टेयर्स में बना दिया गया, देख सकते हो पानी भी जम गया है। तो एक प्रकार से यहाँ पे खेती भी बढ़िया से कर रहा है ये लोग, देखो। ठीक है, ये क्यों किया जाता है बेटा, तो जो एक स्लोप है, फॉर एग्जांपल मान लो एक स्लोप है हिल्स में, ठीक है, तो स्लोप पे जब रेन वाटर फ्लो करेगा डाउनवर्ड्स, तो वो बहुत स्पीड से फ्लो करेगा। तो जब हम लोग इसको काट के, देखो कितना बढ़िया से लोग ने मेंटेन किया है कि स्टेयर्स एंड टेरेसेस से बना दे, ये टेरेसेस है इसको, ठीक है। तो वो एक स्पीड से जो फ्लो कर रहा है बेटा, उस स्पीड को क्या करेगा, वाटर के स्पीड को रोकेगा। जब वाटर का स्पीड रुक जाएगी बेटा, तो इरोजन जो होती है उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट इज टेरेस फार्मिंग, दिस इज टेरेस फार्मिंग। आई होप समझ में आ रहा है। कॉन्टोर प्लाविंग, कॉन्टोर प्लाविंग या टेरेस फार्मिंग एक प्रकार से सेम ही है। एंड बंडिंग इज डन टू चेक सोइल वॉश ऑन स्लोप्स। प्लाविंग इज डन एट द राइट एंगल एट द हिल स्लोप। तो तुम लोग देख सकते हैं एक प्रकार से काउंटर प्लाविंग जो हम लोग बोलते हैं, वो एक प्रकार से टेरेस फार्मिंग से ही रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? इट्स समवट लाइक दिस। या बंडिंग जो बोला जाता है बेटा, एक प्रकार से बंडिंग जो होता है, एक खेत में ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस रख दिए जाते हैं, थोड़ा टिल उठा के, ठीक है, ताकि वाटर फ्लो ना करे। और यहाँ पे एक और है बेटा, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब एक ही क्रॉप में, एक ही खेत में क्रॉप रोटेट करके मतलब यूज करना। जैसे क्रॉप रोटेशन सिस्टम शुड बी अप्लाइड एंड द लैंड शुड बी लेफ्ट फैलो, यानी कि कुछ समय के लिए तुमको लैंड को खाली भी छोड़ना है और एक ही प्रकार का क्रॉप ग्रो नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स हम लोग क्यों ग्रो करते हैं? सीरियल्स जो होता है बेटा, सीरियल्स आई थिंक यस, नहीं नॉट सीरियल्स, पल्सेस, सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पेशली पल्सेस जो होते हैं बेटा, दे हैव एक ऐसे प्रकार के प्लांट होते हैं जो उसके पास एक नेचुरली वो लोग नाइट्रोजन जो होता है एयर से क्या करता है, सोइल में फिक्स कर सकता है। तो इस प्रकार के क्रॉप्स के साथ हम लोग को क्रॉप रोटेट करना है। आज सीरियल्स पल्सेस किए हैं तो अगले बार थोड़ा फूड क्रॉप्स करना है, तो जिससे क्या रहेगा, तुम्हारे सोइल का फर्टिलिटी मेंटेन भी रहेगी। एट द सेम टाइम फैलो करना मतलब कुछ साल नहीं, कुछ महीने के लिए खेत को खाली भी छोड़ देना है, ताकि वो सोइल दोबारा से क्या कर पाए, फर्टिलिटी गेन कर पाए। दैट इज क्रॉप रोटेशन। शेल्टर बेल्ट्स, कोस्टल एरियाज और सूखी जमीन where wind is very high or tall trees are grown in the rows to restrict the speed of the wind, thus checking the soil erosion। अब सिंपली बात देखो, तुम लोगों को फोटोस दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो खेत है, खुला एरिया है, तो यहाँ से मान लो बहुत स्पीड विंड आ रहा है या उधर से आ रहा है, तो खेतों में क्या किया जाता है, एक शेल्टर, एक बेल्ट बनाया जाता है पेड़ पौधे
लगा दिया जाता है, इसलिए ताकि विंड के स्पीड को ये क्या करे, ट्रीज जो मतलब एंगल एक लेयर में बनाए वो उसको रोके। क्यों रोके? क्योंकि जितना तेज स्पीड विंड रहेंगे इरोजन या सोइल को उतना ज्यादा उड़ाएंगे। उससे बेटर होगा कि विंड की स्पीड को क्या करने के लिए, उसका मोमेंटम को गिराने के लिए ऐसे शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली डेजर्ट एरियाज में लगाए जाते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे दिस आर शेल्टर बेल्ट्स। ये सब देखो खेत के बीचों बीच ऐसे ट्रीज लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पे क्या हो, विंड क्या ना करे, ज्यादा ब्लो भी कर रहा है तो डायरेक्टली लैंड के ऊपर ना आए, लेकिन बट ट्रीज उसको क्या कर रहा है, विंड्स को रोक के रख रहा है। दैट इज शेल्टर बेल्ट्स। इज दैट क्लियर? मल्चिंग it is a method of covering the open or background with compost organic substances such as straw and manure to prevent leaching and wearing away of the topsoil। तो यानी कि मल्चिंग मतलब होता है बेटा, तुम लोग देख सकते हो दिस आर, आई डिड आई लीव समथिंग, नो स्ट्रिप फार्मिंग हम लोग छोड़ा होगा। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। ये जो तुम्हारा है मल्चिंग का है। मल्चिंग मतलब आज के दिन में आर्टिफिशियल वेज भी निकला है, बट एक ऑर्गेनिक वे में देखा जाए तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रॉस देख रहे हो ना, ये गेहूं का निकला हुआ होगा या चावल का, इसको काट के वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, सोइल के ऊपर क्या करके रखेंगे, ढक के रखेंगे, ताकि हवा पानी आने पे भी जो सोइल है, टॉप लेयर ऑफ द सोइल को उसको इफेक्ट ना पड़े। और मल्चिंग से क्या होगा, कल के दिन में ये ही स्ट्रॉस सड़ के वहीं पे डिकम्पोज हो जाएंगे, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से मैन्योर के रूप में भी काम करेंगे। सो दिस वाज मल्चिंग। सो दिस वेर द वेज थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट सोइल इरोजन, ओके, और यू कैन से वी कैन कंजर्व द सोइल। तो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट लैंड एज अ रिसोर्स, लैंड का डिग्रेडेशन, लैंड का यूज पैटर्न हम लोग ने पढ़े, और साथ ही साथ सोइल एज अ रिसोर्स भी हम लोग ने देखे। So I hope you all understood the chapter and understood what is soil and how it is important and what are the various ways through which we can prevent the soil erosion. And remember one thing, lastly, land is very important resource because land is a fixed resource. So we have to prevent this resource called land and soil. Without it, we cannot be able to fulfill the needs of future generation. So I will be back next time with another class, another topic. So till then, stay safe, stay healthy. Thank you.